चलो कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट टाइम? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किए थे। चल अब देख स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, हालांकि इतना आता नहीं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। देख अपने पास फॉर्मूला है सेकंड पोस्टुलेट का। क्या है सेकंड पोस्टुलेट का फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? mv r। अब एक काम कर, r और m को उधर ट्रांसफर कर दे, v को छोड़ दे इधर ही, h अपॉन ट्वाइस पाई m r। अब आपने को वेलोसिटी nth ऑर्बिट में निकालना है, तो रेडियस भी क्या का लगाया? nth ऑर्बिट का। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो फिर उसके बाद अपन कहेंगे देखो वी एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय h अपॉन 2 पाई m। तो फिर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। m गया पाई गया, और ये ई स्क्वायर को लेके चले जाओ ऊपर, तो भी हाँ ये n गया, इधर का भी एक n गया, तो फिर वो हो जाएगा h e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, हाँ ये h गया NH, ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 NH। तो ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला आ गया। आया समझ में आपको? फिर उसके बाद हमको जो पूछा जाता है अक्सर, एक और पूछा जाता है एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड, बोले एंगुलर स्पीड क्या है? देखो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? v बाई आर। v का क्या आएगा? या एंगुलर स्पीड इन nth ऑर्बिट, तो स्पीड इन nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट, तो ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 NH। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट क्या होता है? एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। अब ई स्क्वायर नहीं, ई स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, ऊपर जाता हो, है ना? तो ये जो आपका है पाई m e रेस टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 इसके साथ कंबाइन होगा, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, ये ऐसा हो जाएगा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, हाँ r इंटू ओमेगा है ना, r इंटू तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय, बराबर इस तरह से आएगा। ये आ गया एंगुलर स्पीड इन nth बोर ऑर्बिट, है ना? अब इसी तरह से आप क्या करना, आगे का आपने सॉल्व करना, आपको खुद करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। आप v इंटू ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसमें, है ना? v का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो तुमने दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसमें क्या मिलेगा आपको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। साथ ही साथ आपको टाइम पीरियड भी निकालना पड़ सकता है, तो टाइम पीरियड के लिए आप 2 पाई बाय ओमेगा का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, उससे निकल जाएगा। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, है ना? तो ये 3 मेथड से आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया ना आपको? जम जाएगा ना भाई? अरे अल्लाह तो चाहता ही कि जमे आप लोग को, है करे अच्छे से, मगर वो है ना, हरकत नहीं तो बरकत नहीं ना। तो भाई हुआ ना? चल भाई, उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे आपके फ्यूचर के लिए उठा पटक। वो नहीं क्या? चलो ठीक, ला भाई एनसीईआरटी दे मास। इसमें हंसने वाली क्या बात थी बता दे मुझे। हाँ
वो तो वो क्या बोलते हो पिक्चरों में बताता ना, वो दुल्हन की पीछे की जो लड़कियां रहती, कुछ नहीं बात भाई करे हंसते रहती, तो कुछ नहीं बस हंसते ही रहती बस, वो कुछ भी बोले तो हंसते ही रहती बस, तो वही कुछ भी बोले तो बस हंसते ही रहते, ज्यादा बेइज्जती हो गई। ऐसा है बेटा, कैसे निकालेगा मीम बनाकर। अच्छा उस मीम का बदला निकाला, मतलब तू मानता कि तूने बनाया था वो। अरे देखो ये समझ में नहीं आता है तुम लोगों को, तुम जरी जरी बात पे कुछ भी बोलो तो हाँ हंसना चालू, इसके पीछे कारण है। मेरे को एक वो समझ में आता है पिक्चरों में साला क्या है, ये लड़के जबरदस्ती कुछ भी बोल तो हंसी चले साले, हंसी चले। हो गया क्या? अब अगला एनर्जी लेवल को कंबाइन कर देंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr orbit. Energy of electron in nth Bohr orbit. तो ऐसा है कि मान लो ये सेंटर में है आपके न्यूक्लियस और उसके अतराफ है एक इलेक्ट्रॉन कि जो कि ऑर्बिट में है, इसका चार्ज है स्मॉल ई। अब जाहिर बात है इसका चार्ज माइनस ई होगा, यह है रेडियस, मान लो nth ऑर्बिट है और न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ई होगा। तो देखो हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी, ऑर्बिटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो वन बाय वन आप जाएंगे, सबसे पहले आप पूरा फोकस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, तो मैं इसको माइनस ई इंटू वी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बोले ये कहाँ से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज क्यू इंटू वी, है ना। तो जैसा मैं कहूँगा ये वी क्या है, तो बोले पोटेंशियल किसी एक दूसरे चार्ज के कारण, और आपको पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे कैलकुलेट करना है जहाँ पर ये चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, इसी तरह से ये माइनस ई जो है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इस न्यूक्लियस के इलाके में है, इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इलाके में है, और इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? प्लस ई, क्योंकि ये बात चल रही है हाइड्रोजन एटम की, तो इस पे चार्ज कितना है? प्लस ई। इस जगह पे इस न्यूक्लियस के कारण ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? तो वो होगा 1/4πε0 ई बाय आर। पोटेंशियल की बात कर रहा है बेटा मैं, है ना, ई बाय आर या ई बाय आर एन जिसको हम लोग कहेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस के कारण इस जगह पे पोटेंशियल v इक्वल टू 1/4πε ई बाय आर एन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस ई 1/4πε0 ई अपॉन आर एन। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये किसके बारे में हुआ अभी फिलहाल? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब जाते हैं थोड़ा सा पकड़ते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप पकड़िए सेकंड पोस्टुलेट, या फिर
नहीं, सेकंड पॉस्टुलेट की बजाय एक काम करो, फर्स्ट पॉस्टुलेट पकड़ो, फर्स्ट पॉस्टुलेट, उसमें इजीली आ जाएगा। पॉस्टुलेट, फर्स्ट पॉस्टुलेट में क्या बोला हुआ है कि mv² अपॉन आर इज इक्वल्स टू, है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, E² अपॉन R²। अब ये R और ये इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ mv²। मैं क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड को, हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/4πε0 E² अपॉन R। चलो, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो वह हुआ 1/8πε0 E² अपॉन R। इक्वेशन नंबर 2, क्या ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब अपने को निकालना है टोटल एनर्जी, तो तीसरी बात जो आपको जाना है टोटल एनर्जी पे, जो सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा कुछ आ जाएगा, 1/8πε0 E² अपॉन R प्लस -1/4πε0 E² अपॉन R। अब बेटा देख, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 E² अपॉन R कॉमन निकाल सकते, तो भाई आप निकाल दो उसको कॉमन, 1/4πε0 E² अपॉन R, बचेगा क्या, 1/2 -1। अब 1/2 -1 कितना होता, -1/2, -1/2 से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा, -1/8πε0 E² अपॉन R। अब देखो, हाँ मैं एक चीज़ बार बार डालना रह जा रहा, वो है nth ऑर्बिट की बात चल रही है, ये रेडियस nth ऑर्बिट का है, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट देगा आपको, है ना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये तो चलो हो गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब अगर मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं यहाँ पर जानता हूँ कि भैया Rn की वैल्यू क्या होती है, तो बोले Rn होता है ε0 n² h² अपॉन पाई m E²। दफा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, -1/8πε0 E² ε0 n² h² अपॉन पाई m E²। ओके, अब क्या होगा भैया, ये पाई और ये पाई हो जाएगा कैंसिल, ई चला जाएगा ऊपर, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये हो जाएगा -me⁴ अपॉन 8ε0 n² h², है ना, n² h²। फिर उसके बाद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -me⁴ 8ε0 h²। अब अगर नोटिस करेंगे आपने, यहाँ पर सारी के सारी चीज़ें कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, ε0 परमिटिविटी 8.85 × 10⁻12, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34। अब ये सारी वैल्यू से आप डालोगे और सॉल्व करोगे अगर, तो ये वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो अगर ऐसी बात है तो मैं फिर यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर En इज इक्वल्स टू, क्योंकि me⁴ 8ε0 h², ये तो क्या है, E1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E1, है ना, अपॉन n², या फिर En इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है तो बेसिकली आप ये फॉर्मूले पे चले जाओ, है ना, और n की वैल्यू डाल दो। जैसा कि आपको सेकंड ऑर्बिट पे निकालना है तो n की वैल्यू 2 डाल दो, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -13.6 को 4 से डिवाइड कर लो, तो आपको सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी वो दे देगा।
आई बात समझ में? लिख लो। हुआ? ये तो हो चुका होगा ना इधर का, लेफ्ट हैंड साइड का। सेट कहाँ है? सेट नहीं है। हो गया? लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होता है, मतलब आपको याद होगा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक छोटा सा ड्रॉबैक था, है ना, वो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस समझा नहीं पा रहे थे। वो बता नहीं पा रहे थे कि किसी भी एटम में से या किसी भी मैटर में से अगर एनर्जी बाहर निकल रही है ना, रेडिएशंस बाहर निकलते हैं तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाहर निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बाहर नहीं निकल रहा? तो रदरफोर्ड से जब सवाल पूछा गया था तो रदरफोर्ड साहब उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि उनके स्टूडेंट नील बोर है ना, उन्होंने वो सारी चीज़ों का जवाब दिया। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैसे पॉसिबल हुई कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर एनी ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो जो है एनर्जी लिबरेट करता है, जो कि स्पेसिफिकली उन दोनों एनर्जी बैंड के गैप के बराबर होती है। तो अगर वो एनर्जी बैंड का गैप फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? फिक्स होगी, और वेवलेंथ भी कैसा होगा? फिक्स होगा। अब उसी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? एक्चुअली अपन ने देखे थे, वो मैंने बताया था, पहले देख चुके, वापस आने वाला है वो। 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/p² माइनस 1/n², है ना। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, जैसे थर्ड पोस्टुलेट से वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, हमको वो देखना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इजीली हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पर द लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा इमेजिन करो, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम outer nth orbit to the inner pth orbit in which it emits an electron of emits a photon of frequency nu and wavelength lambda. Then according to third postulate ऑफ नील बोर, तो नील बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके मुताबिक मैं ऐसा लिख सकता हूँ En माइनस ई पी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये कहा गया था ना उसमें, En माइनस ई पी इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब फोकस करो इसके सबसे आखिरी वाले फॉर्मूले पे, माइनस एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो मैं अगर ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है तो मैं उसकी जगह फॉर्मूले में ये डाल सकता हूँ माइनस एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ई पी की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0। अब n की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा p है, तो p स्क्वायर एच स्क्वायर एच नू, यानी कि एच सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूं मैं, है ना, एच सी बाय लैम्बडा लिख सकता हूं। फिर आगे क्या होगा, इसमें से चीजें कॉमन निकलेगी बाहर, तो इसमें से फिर क्या होगा, कुछ चीजें कॉमन निकलेंगी, सॉरी इसमें से कॉमन चीजें निकलेंगी बाहर। जैसे इसमें एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 और एच स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, देयरफॉर एच सी अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू, कॉमन चीजों को निकालो बाहर, एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस क्या हो चुका था, प्लस बचेगा अंदर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब एच और सी को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आप जा रहे हैं एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, है ना, इसे हम लोग कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में होती है 1.097 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर इनवर्स। अब ऐसा है कि फिर आप लिखेंगे 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 1 अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास वो फाइनल फॉर्मूला आ जाता है ना, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, है ना। सी कहाँ चले गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया, एच सी एच क्यूब, एक पढ़ दो, एच क्यूब आएगा ना यहाँ पर, सॉरी एच क्यूब सी, ऐसा एच सी को उधर ट्रांसफर की,
H3C लिख लो। तो इस तरह से वो फॉर्मूला डिराइव किया गया था। ये तुम्हारे को बोल सकता है डेरिवेशन बोर्ड में, है ना, ये ऑप्टेन द बाल्मर्स इंपेरिकल डेरिवेशन फॉर बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो एक्चुअल में देखा जाए अगर ये वैल्यू डालोगे आप तो असल में वैल्यू आएगी 1.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। जैसे आपको याद होगा मैंने बोला था बाल्मर के फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों कहा गया, क्योंकि वो जैसा अपनी भाषा में बोले तो वो क्या था, वो अंदाजी टोला था, कोई डिराइव नहीं था। वो तो बाद में इसको डिराइव करके बताया गया, इसको इस तरह से डिराइव करके हमें बताया ये ऐसा ऐसा बनता है। अब ऐसा है कि ठीक है ये फॉर्मूला आ गया और हमने देखा कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो उन्होंने जो फॉर्मूला वैल्यू लिया था उसके, है ना, उनकी वैल्यू जो आई थी, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है 1.03 इंटू 10⁻⁷। अब बाल्मर ने क्या लिया था वहाँ पर 1.097 इंटू 10⁻⁷, तो ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू है। तो इसीलिए हम फॉर्मूले को वैसे ही लेते हैं, बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला। जब भी आप लिखते हैं तो ये बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला ले रहे हैं तो भैया फिर आपको आर की वैल्यू ये डालना है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। हुआ, लेफ्ट साइड का हो गया। वो भी लगेगा मुझे, उधर का भी एरिया लगेगा। स्केल कहाँ गिरी हो स्केल की बड़ी वाली? अमजद अमजद स्केल देना। नहीं वो बात की बात है। हो गया बेटा? सभी का हो गया ना गर्ल्स? नहीं हुआ तो लिख लेना किसी से लेकर। मैं अब इसको कहूँगा एनर्जी लेवल डायग्राम बोल सकता हूँ, या स्पेक्ट्रल लाइंस का भी डायग्राम हम लोग उससे कह सकते हैं। हमको एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करना है इसके, और कुछ नहीं।
चलिए, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से हमको देखना है पूरा। हम जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से अंदर के किसी ऑर्बिट पे जंप करता है, बाहर के nth ऑर्बिट से अंदर के pth ऑर्बिट पे जंप करता है, तो वो एक कहा जाएगा रेडिएशन इमिट करता है, एक वेव इमिट करता है। वो कभी विजिबल होगी, कभी अल्ट्रावायलेट होगी, कभी इंफ्रारेड होगी, कुछ भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला देते हैं, बाल्मर्स इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे आपके लाइमैन सीरीज पर। जैसे कि आप जानते हैं लाइमैन सीरीज में इनर ऑर्बिट फिक्स होता है। इनर ऑर्बिट फिक्स होगा, वो कौन सा होगा? वन ऑर्बिट, है ना। और हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी भी ऑर्बिट में से, आपके सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, इनर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो एनर्जी को लिबरेट करता है, जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, है ना। तो बोले ठीक है, तो मतलब इसके फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर आप पूछेंगे सर यहां पर 1 डाले, p क्यों नहीं डाले? क्योंकि मुझे मालूम है p की वैल्यू 1 रहेगी, ये फिक्स है। मगर n की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है ना। व्यू से ले लेता हूं मैं। मार्कर्स कहाँ है रे? छोड़ जान दे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, यानी इसने सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, तो वो क्या करेगा? एक फोटोन इमिट करेगा, या फिर एक जो भी एक रेडिएशन इमिट करेगा। उस रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा आप इस फॉर्मूले से, वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। -13.6 में से, या फिर -3.4 में से आप -13.6 को क्या करो? माइनस करो। ये ग्राउंड स्टेट माना जाता है, सबसे लोवेस्ट लेवल मानी जाती है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ते चले। आप देख रहे माइनस में ना वो, तो भैया वो बढ़ते चले जाएगी। तो आप हाइयर वैल्यू में से आप लोअर वैल्यू को माइनस करो, उतना जो भी गैप आएगा उतनी वो रेडिएशन, उतनी एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ देगा। मगर उसकी वैल्यू क्या होगी? उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये आपको देगा r 1 माइनस 1/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3r/4। और लैम्बडा इक्वल्स टू 4/3r। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए r की वैल्यू क्या है, मतलब ये 4/3r कितना होगा? बताइए प्लीज कैलकुलेट करके। रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलो, कैलकुलेटर का यूज करो। 1.097 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका रेसिप्रोकल लो, करो करो करो। लाइमन सीरीज का पहला कितना था? वो लाइमन सीरीज का पहला शॉर्टेस्ट, नहीं, वो तो आप अलग बोल रहे हो। नहीं, कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रहा? 1.215 इंटू 10⁻⁻7, है ना। तो 1.215 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सही है। 1.215 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मतलब ये किसकी वैल्यू है? 4/3r की वैल्यू है ना। तो ठीक है, ये क्या है बेटा? ये इस लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। इस लाइमन सीरीज की ये क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ये, है ना। याद है ना, मैंने कहा था कि जब एडजेसेंट ऑर्बिट से आप जंप करते हो तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करने पे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कैसे हुई? अच्छा एक बात बता, एग्जांपल के तौर पे तू यहां से यहां जंप कर या बाहर से यहां जंप कर, देखो क्या लगता है एनर्जी का गैप ज्यादा कब होगा?
एडजेसेंट ऑर्बिट से जंप करने में या बाहर की किसी ऑर्बिट से जंप करने में? बाहर से, क्योंकि भाई जैसे जैसे जा रहे फर्क बढ़ते जा रहा ना, तो मैं अगर देखूंगा कि मान लो ये यहां से यहां जंप करता है, कोई भी ऐसा एग्जांपल के तौर पे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू, या E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो भाई हमको मालूम है यहां से यहां जंप करने में एनर्जी का गैप वैल्यू कैसा रहेगा, कम रहेगा, मगर बाहर से जंप करने में वैल्यू कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ऐसा है, जब एनर्जी की वैल्यू कम रहेगी उस वक्त वेवलेंथ कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि भाई ये इनवर्स रिलेशन में है। और जब एनर्जी का गैप ज्यादा रहेगा उस वक्त वेवलेंथ कैसा रहेगा, कम रहेगा। आएगी अपनी बात समझ में? तो यहां से यहां जंप करने में एनर्जी का गैप कैसा है, कम है, सबसे कम है, उससे कम हो ही नहीं है, लाइमन सीरीज का सबसे कम है ये। तो सेकंड से सबसे कम जो हो सकता है कि वो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर सकता है, बाकी सबसे कम है। तो भैया जब वो वहां से यहां जंप करेगा तो सबसे लीस्ट वैल्यू रहेगी। तो अगर एनर्जी की सबसे लीस्ट वैल्यू रहेगी तो वो वेवलेंथ की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो मुझे यहां शॉर्ट नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डालना चाहिए। तो भैया ये असल में जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है आपकी लाइमन सीरीज की, है ना। इसी तरह से मुझे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर आपने क्या करे थे, यहां पर n की वैल्यू क्या ले लिए थे, 2 ले लिए थे। अब n की वैल्यू इंफिनिटी डालो, मतलब सबसे लास्ट आखिरी का शेल, इंफिनिटी वाला शेल, वहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां जंप करेगा तो उस वक्त जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो n इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन, मैं लैम्बडा शॉर्ट टेस्ट डालूंगा यहां पे, इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये सिंपली क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज विल बी 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन 1.097 इंटू 10 टू पावर, देखो कितना आता है 1.097 का रेसिप्रोकल 900, 0 पॉइंट, पहले तो आ रहा 0.912 आ रहा हूं, है ना, 0.912 कितना, चलो ठीक है 10 टू पावर 7 माइनस 7 सॉरी, है ना। तो ये हो जा रहा है 900 नहीं रे 0.912, हाँ 0.912 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 1 2 3, हाँ तो 912 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो ये क्या आ रहा आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ये क्वेश्चन पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, है ना, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट। कई बार उसका रेशियो पूछता है वो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, है ना, तो या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा, सेकंड से फर्स्ट या फिर थर्ड से फर्स्ट या फिर फोर्थ से फर्स्ट या फिर फिफ्थ से फर्स्ट, बाहर की कोई भी ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो वहां पर अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव बाहर निकलेगी। तो वो बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है, तो एक सीरीज बन गई यहाँ पर, इसीलिए नाम दिया गया लाइमन सीरीज। और जैसे कि मालूम है आपको कि यहाँ से किस टाइप के रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, तो बोले यहाँ से यूवी रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। आई बात समझ में? ये था लाइमन सीरीज के बारे में। ऐसा ही कुछ आपको देखना है बाल्मर सीरीज के बारे में। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे या फिर फोर्थ से सेकेंड या फिर फिफ्थ से सेकेंड या फिर सिक्स से सेकेंड ऐसा कुछ जंप करता है तो अलग अलग वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, तो बोले ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये क्या है बेटा, विजिबल स्पेक्ट्रम है। अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इमिट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज, है ना। अब आगे का आप खुद लिख लेना, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, मगर प्लीज लिखना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको पूरा लिखना है।
तो आपको देख बोर्ड में तो आपको ये नहीं बताने का शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, मगर आपको उसके लिए यहाँ तक के तो भी लिखना पड़ेगा, है ना। n की वैल्यू, p की वैल्यू 2 डाल देना, है ना। फिर n की वैल्यू 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फिर उसमें बाल्मर सीरीज का लिख देना, है ना। फिर इसी तरह से आपको मालूम है कि भाई लाइमन बाल्मर, फिर उसके बाद आपका अगर इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से, है ना, थर्ड इनर ऑर्बिट पे जंप करता है, तो यहाँ अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करता है, जिसको आप क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज में जो आपको रेडिएशन होता है वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन। फिर उसके बाद इसी तरह से ब्रैकेट का आता है कि भैया हम देखते हैं आउटर ऑर्बिट से फोर्थ इनर ऑर्बिट पे जंप कर रहे हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ इमिट हो रही है, जिसको नाम दिया गया है ब्रैकेट सीरीज। यहाँ पर देखा गया कि ये भी इंफ्रारेड ही देता है। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे अलग अलग, सॉरी आउटर ऑर्बिट से अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करता है तो फंड सीरीज, ये क्या होता है, फंड सीरीज इमिट हो जाती है। और वहां पर कौन सी वेव जनरेट होती है, यहां पर भी फार इंफ्रारेड, आखिरी लिमिट्स जिसको हम लोग कहेंगे, है ना, फार इंफ्रारेड टाइप की वेव्स बाहर निकलती हैं। अब ये देखो, मैं आगे का ये जो थ्योरी आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अपन पहले ही कर चुके हैं वो एक बार, बस वो रिपीट हो रहा है। आप जब बाल्मर सीरीज लिखेंगे तो p की वैल्यू 2 डालना है, n की वैल्यू 3 4 5, और ये फॉर्मूले को लिखेंगे 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जब आप पैशन सीरीज लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, p की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। फिर उसके बाद जब आप लिखेंगे ब्रैकेट सीरीज तो n की वैल्यू डालेंगे 4, सॉरी p की वैल्यू डालेंगे 4, फिर n की वैल्यू 5 6 7 8 9 10, तो 1/λ इक्वल्स टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, है ना। इसी तरह से फिर फुल सीरीज आएगा। और अब क्या करना है आपको, हर एक सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है, हर एक सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा ना कैसा, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको एडजेसेंट ऑर्बिट का देखेंगे। जैसे अगर मेरे को बाल्मर सीरीज का देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्मर सीरीज पे पूछता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्मर सीरीज का पूछता। जैसे एच अल्फा लाइन कब जनरेट होती है, जब आपका थर्ड से सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी है ना, वो थर्ड से सेकंड ऑर्बिट पे जंप होता। एच बीटा लाइन कब, एच बीटा लाइन की वेव कब इमिट होती है, जब फोर्थ से सेकंड। एच गामा कब होता है, जब फिफ्थ से सेकंड। एच डेल्टा कब होता है, जब सिक्स्थ से सेकंड। तो ये सारी चीजों को आपको डायग्रामेटिकली याद रखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इतना अच्छे से सिस्टमैटिकली लिख दो। हाँ, अब देखो ये आयोनाइज्ड एटम करके दिया हुआ एक लिमिट, मतलब क्या हुआ कि अगर आप एनर्जी लेवल इसके ऊपर भी देते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भाग जाता है कि नहीं, मतलब उसको क्या कर देता, आयोनाइज्ड, है ना, वो हो जाता, आयोनाइजेशन हो जाता उसके अंदर, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उस एटम को आपको आयोनाइज करना है, तो आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी इसको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट में, वो टोटल एनर्जी उतनी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, उसको आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाले, फेंक दे साले को बाहर, तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है और मैं उस एटम को आयोनाइज करना चाहता हूं, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाले फेंक दे साले को बाहर, तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, नहीं वो तो देना पड़ेगा, माइनस बोले तो कम है उसकी, देना पड़ेगी +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जब आप उसको एनर्जी देते हैं, जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, वो लिबरेट करता है ना। ऊपर से वो नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेकर वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एनर्जी का लेवल कम होते जा रहा है।
और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का लेवल बढ़ते आ रहा है, तो अपना एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब वो नीचे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी छोड़ देगा। ठीक है, तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। डायग्राम बना लो अच्छे से, बेहतरीन तरीके से बनाना एकदम, है ना। नोट्स में अच्छे दिया है, काफ़ी अच्छे से दिया नोट्स में, आपने देखा हुआ तो। चलो फिर आखिरी पॉइंट चैप्टर का, क्या बोल रहा, लिखो 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 बेटा, तो हलाल कर दूंगा यहीं पे बेटा। हो गया पक्का, हाँ। चार औरतें एक जगह खामोश नहीं बैठ सकती। कौन है वो चार, कौन है वो चार, फैन, पीछे का एक लाइट चालू कर रहे भाई, देख तो ताबे, ये कोपरे का लाइट चालू इधर का, चल ठीक है। आ रहा ना, इनफ होगी ना रोशनी, और ज़्यादा होना, इनफ हो गया ना। ये क्यों फड़फड़ कर रहा है भाई,
तो देखो ये हम लोग लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, डी ब्रॉयस एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। बोर का आपको सेकंड पोस्टुलेट याद होगा, तो उसमें ये कहा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है सर्कुलर ऑर्बिट में विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, बिना कोई एनर्जी रेडिएट करे, अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के बराबर है। बोर्स पोस्टुलेट का ये वाला जो सेकंड पोस्टुलेट है, माना जाता है ये सबसे डिफिकल्ट पोस्टुलेट है टू एक्सप्लेन, है ना, सबसे डिफिकल्ट पोस्टुलेट है टू अंडरस्टैंड ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने बोल तो दिया कि भैया हाँ ऐसा होगा, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई के बराबर हुआ अगर एंगुलर मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी लिबरेट किए, है ना, गोल 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 घूम सकता है। अब ऐसा है कि होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा, इसको प्रूव करके बताओ मैथमेटिकली। तो नील बोर के पास उसका प्रॉपर तरीके से कोई प्रूफ नहीं था, वहां वो गड़बड़ा करके थे, है ना, वो नहीं जम रहा था उनको उस चीज को एक। तो फिर भैया ऐसा है, डी ब्रॉय साहब ने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने बहुत पते की बात बोला है, बिल्कुल सही है उनका कहना। उनका जो कहना है कि आपका जब पार्टिकल जो कहा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, और हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्बिट में अगर उसका एंगुलर मोमेंटम होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई होगा, ये बिल्कुल सही है और मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूं। बोले कैसे? तो डी ब्रॉय ने अपनी थियरी का सहारा लिया। डी ब्रॉय की थियरी क्या थी कि भैया आपका जो वेव है वो भी मैटर की तरह बिहेव करता है, मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है ना, वो नेचर लव सिमेट्री दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे कि वेव मैटर की तरह बिहेव करा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है, मतलब हर पार्टिकल क्या करता है, एक वेव की तरह ट्रैवल करता है। उन्होंने शुरुआत की थी लाइट से कि देखो लाइट जो है वेव की तरह ट्रैवल करता। फिर उन्होंने बोला था ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं, हर एक पार्टिकल के लिए, इवन इलेक्ट्रॉन के लिए भी कहा था कि इवन इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो ट्रैवल इन, है ना, लाइक अ वेव। फिर हमको एक बात मालूम है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं एक रस्सी को दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रेच करके रख देता हूं, है ना, रस्सी को रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच करके रख देता हूं, और यहां मैं प्लग करके छोड़ता हूं, प्लग मतलब ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो ये वाइब्रेट करेगा। इसमें बहुत सारी वेव्स जनरेट होती है, असल में बहुत सारी वेव्स जनरेट होती है, मगर सिर्फ उसमें वही वेव सर्वाइव कर पाती है जिसके इस एंड पर नोड बनता हो। सिर्फ वही वेव सर्वाइव कर पाती है जिसके इस एंड पर, यानी क्लोज्ड एंड्स पर, ये जो है यहां पर क्या बन रहा है, नोड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर जब आपने ऐसा खींच के छोड़ा था ना, तो सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं हुई थी, मल्टीपल वेव जनरेट हुई थी उसके अंदर, मगर उसमें से कुछ वेव डाई आउट हो गई, खत्म हो गई वहीं पर। वो बोले कौन सी वेव, जिनका नोड यहां पर नहीं बन पाया, सिर्फ वही वेव पर सर्वाइव कर पाई जिनका यहां पर क्या फॉर्मेशन हुआ था, नोड। तो आपने याद होगा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी सबसे कम पॉसिबिलिटी क्या है, तो बोले इस तरह का जनरेशन होना। बोले एक और पॉसिबिलिटी है, बोले वो कैसी, तो बोले भैया आप इसके अंदर ऐसा भी जनरेट कर सकते हैं, तो बोले ये यहां पर इस तरह से भी जनरेशन हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, बोले क्या, तो बोले आपका जनरेशन कुछ इस तरह से भी हो सकता है ना, ठीक है। मैं बोलूंगा यहां लेंथ किसके बराबर है, तो बोले यहां लैम्बडा बाई 2 के बराबर है, यहां किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर, और यहां किसके बराबर है 3 लैम्बडा बाई 2 के बराबर। मतलब अगर दो एंड्स बाउंडेड है, यानी बंद है एक जगह से, ऐसा मतलब आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी को आगे जाने के लिए जगह नहीं है, बात समझ रहे ना आप। अगर आप कोई भी स्टेशनरी वेव में क्या होता था, एनर्जी को आगे प्रोपोगेट करने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, टकरा के वो वापस आती थी, टकरा के वापस आने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस में मिक्स होते थे, मिक्स होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता था, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव का। प्रोग्रेसिव वेव में क्या खासियत होती है, तो बोले उसकी कोई लिमिट नहीं होती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, वो बस आगे बढ़ते रहेगी। मगर स्टेशनरी वेव में क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है, कहीं ना कहीं अगर एक लिमिट आ गया, उसका एंड बाउंडेड होता है, तो क्या होता है, वो टकरा के वापस आएगी। इधर से जाने वाली वेव, उधर से टकराने के आने वाली वेव जब आपस में टकराएंगे वापस से, तो वहां क्या फॉर्मेशन होता है, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो हमें मालूम है कि अगर आपका जो कहा जाएगा जो लेंथ है या जो वेव जो जनरेट हुई है यहां पर, वो हमेशा क्या होती है,
n λ/2 होती है। यहाँ जो वेव जनरेट होती है वो हमेशा कैसी होती है, n λ/2, है ना, जिसकी लंबाई एक तो λ/2 होगी, या फिर जस्ट λ होगी, या फिर 2 λ होगी, या फिर 3 λ होगी, एंड सो ऑन। मगर मान लो किसी तरह से एक सर्कुलर पाथ है, क्या ये रस्सी आपस में बाउंडेड है? क्या ये रस्सी पूरी तरह से बाउंडेड है? तो जी हां, इसका ये एंड आके यहां पर फिक्स हो जाता है, यहां पर आके फिक्स हो जाता है। ये रस्सी है, एक तार है, आपने देखा कि यहां पर वो बाउंडेड है। इमेजिन करो कोई ऐसे ऐसे खींच के आपने एकदम ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसा कुछ दबा के रखे और एक तार को ऐसा तना के रख दिया एकदम सर्कुलर फॉर्मेट में, है ना। इमेजिनेशन में करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो ये देखो भैया, आपने तार को एकदम ऐसा कस के तन के रखा हुआ है, और अब हो क्या रहा है बेटा, किसी एक जगह पर आपने खींचा और छोड़ दिया। तो यहां से मान लो ये वेव्स जाएंगी ऐसी, मान लो यहां से छोड़ा मैंने, वेव्स जाएंगी, और देखो यहां से वेव्स क्या हो रही है, आपस में आके टकरा रही, और टकराने के बाद फिर से क्या जनरेट करेंगी, वो स्टेशनरी वेव जनरेट करेगी। तो इस गोल रिंग में भी, तार में भी स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाएगा। मगर इस तार में जब स्टेशनरी वेव जनरेट होता है तो एक इसकी बात ये रहती है कि ये हमेशा n मल्टीपल ऑफ लैम्बडा ही होता है, ये कभी भी λ/2 नहीं होता, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, या फिर कहा जाएगा वो ऐसा नहीं होता। यहां कभी आधी वेव, 1.5 वेव, 2.5 वेव, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 ऐसी कभी भी जनरेट नहीं होती, है ना। यहां पर जनरेट हो सकती है, यहां पर जनरेट हो सकती है λ/2, λ3, λ/2, एंड सो ऑन हो सकती है, मगर यहां वो जनरेट नहीं हो सकती। याद रखना, एक क्लोज्ड पाथ में, ऐसा क्लोज्ड पाथ में अगर स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी तो हमेशा वो n मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगी, है ना। ये आपको बताया नहीं गया, आपके सिलेबस में असल में है नहीं वो चीज़, है ना। तो इसीलिए आप कहीं भी अगर देखेंगे तो डायरेक्ट इतना आता है, जैसे मन में क्वेश्चन आएगा, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे कई सारे लेक्चर्स, उसमें जैसे आएगा मन में कि जैसा कि उसमें बोलता है कि स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए आपकी कंडीशन ये है कि ये n लैम्बडा होना चाहिए। फिर दिमाग में बैठता है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आएगा दिमाग में, तो फिर बोलेंगे, दिमाग में आएगा कि अरे यार ये भी तो स्टैंडिंग वेव है, ये भी तो क्या है, स्टैंडिंग वेव, ये भी तो स्टैंडिंग वेव है, मगर ये n लैम्बडा नहीं है, है ना। ये तो n लैम्बडा को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये देखो ना 1 2 3 4 डाल के देखो, ये वैल्यू आती है, देखो नहीं आती वो। तो फिर कैसा, तो वो असल में इस तरह की वेव के लिए, इस तरह के पाथ के लिए, अगर कोई पाथ ऐसा है, अगर कोई पाथ ऐसा है, जैसे मान लो कि यहां से साउंड जनरेट करे, आप यहां से साउंड को भेजते हैं, यहां मान लो एक साउंड का सोर्स है और आपने यहां से जोर से चिल्लाए, ऐसा कुछ किए, तो भैया यहां से वेव जाएगी, यहां से भी वेव, साउंड वेव जाएगी और आपस में टकराएंगे। तो ये क्लोज पाथ में फिर वापस से पूरे इस गोल रिंग में इतने में क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ वही वेव सर्वाइव कर पाएगी जिसका जो लेंथ है वो, या जिसकी वेव लेंथ जो है, एक तो लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड 4 लैम्बडा एंड सो ऑन रहेगी। आई बार समझ में आपको ये पॉइंट, है ना। अब यही कंसेप्ट हमको इधर लागू करके देखना है ना। तो भैया ऐसा है कि उन्होंने भी यही बात को, डी ब्रॉय साहब ने क्लासिकल थ्योरी का सहारा लिया, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। डी ब्रॉय साहब ने क्लासिकल थ्योरी का सहारा लेके इसको बताया, बोला भाई देख, क्लासिकल थ्योरी में बताया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकती है। बोले हाँ, कैसा, अगर क्लोज पाथ की लेंथ n लैम्बडा के बराबर हो। बोले भी हाँ बिल्कुल। तो असल में हमने ये बात प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है तो वो असल में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, इजंट इट। इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है तब भी तो वो मोशन में है, तो इसका मोशन भी कैसा होना चाहिए, वेवी, है ना। मगर ये पाथ क्लोज्ड पाथ है, ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड है, जहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया। ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड पाथ है ना। तो भैया क्योंकि ये पाथ क्लोज्ड पाथ है, बाउंडेड पाथ है, तो यहां जो वेव जनरेट होगी वो कौन सी वेव जनरेट होगी, आपकी स्टेशनरी वेव जनरेट होगी। और अगर यहां स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही है तो जाहिर बात है कि ये पूरे वेव की जो लंबाई होगी, मतलब मान लो कि ये रेडियस जो था इसका रेडियस rn है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, nth ऑर्बिट में, तो रेडियस क्या आएगा, rn। तो बोले ये मान लो कि इसका रेडियस कितना है, rn है, तो बोले इसकी लंबाई कितनी होगी, तो बोले 2 पाई rn होगी, 2 पाई rn होगी। तो उन्होंने कहा कि भैया इसकी 2 पाई rn है, तो मैं इसको कहूंगा इट विल बी इक्वल टू n लैम्बडा, है ना, इट विल बी इक्वल टू n लैम्बडा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है तो वो क्या रहेगा, 1 लैम्बडा।
अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है तो 2 लैम्बडा। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, ये देखो, ये 1, ये 2, ये n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर, यहाँ n इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड ऑर्बिट का डायग्राम है। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है और अगर उसी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसा जाएगा, है ना। तो 1 और ये 2, तो ये n इक्वल्स टू 2 के लिए। अब देखो यहाँ पर ये एक वेव जनरेट हुई, फिर ये एक वेव जनरेट हुई, फिर ये एक वेव जनरेट हुई, n इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे ये एक वेव जनरेट हुआ है, 1 2 3 4, तो ये डायग्राम काय के लिए बेटा, n इक्वल्स टू 4। एनसीईआरटी में आपको ये है, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक वेव है, जो कि अपन क्या कहेंगे, लैम्बडा, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, और ऐसे कितने हैं, 4। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। और हमने जैसा कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो डी ब्रॉय के कंसेप्ट के हिसाब से उसकी वेवलेंथ आप h अपॉन पी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप कहेंगे h अपॉन एम वी एन, है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट। अब ये वैल्यू वहां पर डाल दो, देयरफॉर आप लिखेंगे 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन, लैम्बडा की जगह पे h अपॉन एम वी एन, हाँ वी एन, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, एम वी एन को इधर ला लो, 2 पाई को उधर ले जाओ। तो मैंने एम वी एन को इधर लाया, आर एन इधर जैसे पहले से वही था, है ना, और एन इधर, और एच के नीचे आ गया 2 पाई। अब ये एम वी एन आर एन क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, और उसका फॉर्मूला क्या आया, है ना, n मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 2 पाई। तो क्या नजर आया आपको, वही फॉर्मूला है, बोर का सेकंड पोस्टुलेट है ना, मगर ये डिराइव कहां से हुआ, डी ब्रॉय की मदद से, है कि नहीं। तो ये इस तरह से डी ब्रॉय साहब ने बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसे साबित करके दिखाया, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया, है ना, क्योंकि डी ब्रॉय के पास इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, ये उनका हाइपोथेसिस था, है ना, अंदाजा था जिसको हम बोलेंगे, अजम्पशन था जो कहा जाएगा, मगर डी ब्रॉय साहब ने उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया कि हाँ देख रहे भाई, ये हवा में बातें नहीं है, ये पॉसिबल है। आई के बात समझ में, ठीक है, लिख लो रफ में। जल्दी लिखो बेटा, फिर 2 पॉइंट्स आपको ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल लिखना है। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो सब लोग, 3 लैम्बडा बाय 2 वेवलेंथ जनरेट करने की इस क्लोज्ड पाथ में। मान लो कि यहां से मैंने प्लग किया और यहां से हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो ये वेव जा रही है लैम्बडा 2 लैम्बडा, और आपको मालूम है कि यहां से जाए बाद वापस से ये कंडीशन आ सकती है क्या, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, पैटर्न फिक्स होता है। तो अगर मान लो कि ये वेव यहां पहुंची, तो आपको मालूम है अगर आपकी ये वेव यहां पहुंची तो ऑफ कोर्स फिर वो यहां पर वाइब्रेट करेगी, है कि नहीं। तो यहां पर ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता।
अगर मैं 3λ/2 लेता हूँ क्लोज पाथ पे। तो ये इशू है कि आप ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना। वाइब्रेशन जब होगा तो लैम्बडा, 2λ, 3λ, 4λ इसी तरह से होता है। Be fast. हुआ? चलो एकदम लास्ट पॉइंट देखो फिर, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। गिन के 2 ड्रॉबैक्स थे बोर एटॉमिक मॉडल के। क्या ड्रॉबैक्स थे देखिए वो। पहला ड्रॉबैक नंबर 1, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, है ना। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो बोर मॉडल था वो सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में डिपेंडेंट था, सिर्फ उसी को ध्यान में रखकर उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया था, है ना। मगर आपसे बोर एटॉमिक मॉडल से अगर कहा गया कि अच्छा ठीक है, अगर आप हीलियम का डिस्क्राइब करके बताओ एटॉमिक मॉडल, ऑक्सीजन का या कोई और अदर गैस का आप एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करके बताओ, तो भैया बोर के पास उस चीज का जवाब नहीं था, है ना। क्योंकि एक बात मालूम है कि जब आप मान लो हीलियम की अगर बात करते तो हीलियम में क्या हो गया, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एहतशाम ऑल गुड, सर दुख रहा फिजिक्स से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसके बेसिस पे तो ठीक है, आप बता देंगे कि भाई उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है, तो वो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मगर एक और बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये भी तो आपस में रिपेल करते हैं, तो उनके फोर्सेस का क्या होता है, क्या उनके फोर्सेस की वजह से कोई ऑर्बिट पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या उसके रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब वो नहीं दे पाए, तो ये पहला ड्रॉबैक बनता है, ही कुड नॉट एक्सटेंड हिज थियरी बियॉन्ड हाइड्रोजन एटम। उन्होंने नहीं कर पाए, बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने आगे किए। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम को देखा, याद है एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा, एच डेल्टा, बाल्मर सीरीज में, है ना। तो ऐसा है, देखा ये गया कि उसमें से कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है
और कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कम है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो भैया उसका भी सही तरह से उनके पास जवाब नहीं था। ये दो कारणों की वजह से ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी थी वो सवालों के घेरे में आ गई। ठीक है, तो यही पॉइंट को आपको आगे लिखना है। लिखिए, सिर्फ मैं उसके मेन उसमें लिखाऊंगा स्टेटमेंट्स। हाँ एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। डालिए टाइटल। पॉइंट नंबर 1, द बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम। The Bohr's model is applicable to hydrogen atoms. Full stop. It cannot be extended even to mere 2 electrons. It cannot be extended even to mere 2 electron atoms. It cannot be extended even to mere 2 electrons atom such as helium. Full stop. Second point, छोटा लिखा है ना, बड़ा तो थोड़ा सा लिखो। While the Bohr's model, second point, while the Bohr's model correctly predicts the frequencies of the light emitted by hydrogen atoms, the model is unable to explain. आपने क्या लिखा? While the Bohr's model is correctly predicts the frequencies of light emitted by the hydrogen atom, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. So that's it. यहाँ एटम भी थ्योरेटिकली कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर देंगे और कल एक ही डीपीपी दूंगा इसकी, मैं थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डाल दूंगा बस, और आप एक ही डीपीपी के अंदर उसको निपटा देना चैप्टर को। ठीक है, और परसों से इंशाल्लाह फिर न्यूक्लियर चैप्टर स्टार्ट।